बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक प्रकार से सोशियोलॉजी बीए सेकंड सेमेस्टर की क्लास होने वाली है आज की। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले भी तमाम सारी वीडियो सोशियोलॉजी की लगभग 3-4 वीडियो हैं, उनको देख लीजिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वीडियो आपको देखनी है। तो एक प्रकार से आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग सॉल्व मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लगभग 120 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे। लेकिन इनके माध्यम से आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा लेक्चर। इसके साथ ही साथ अगर आपकी परीक्षा लिखित होने वाली है तो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो अभी यूनिवर्सिटी डीडीयू का पेपर चल रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 प्रश्न आ रहे होंगे। और इसके अलावा कुछ लिखित वाले भी, जैसे फर्स्ट पेपर हुआ, मतलब कि फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में आपका हुआ था, वैसे ही फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा। तो सेकंड सेमेस्टर यानी कि द्वितीय सेमेस्टर बोले तो बीए द्वितीय सेमेस्टर की एक कक्षा है, जिसके अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी ही आसानी से अगर आप लोग वीडियो प्रारंभ किए हो तो अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आपकी परीक्षा शायद कल ही है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जो भी हो, जिस डेट को ही आप लोग देख लीजिए। मेरे हिसाब से शायद कल ही हो, फिर भी देख लीजिएगा। और भी जितने नए विश्वविद्यालय या फिर जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, नए बोल दिया, जितने भी अन्य विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, होने वाली है, या फिर अभी डेट भी नहीं आई है, उनके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो परेशान मत होइएगा कि एक ही विश्वविद्यालय के लेकर के मैंने बनाया है, क्योंकि उस समय पेपर चल रहे डीडीयू के, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास डीडीयू के हैं। उन्होंने एसएमएस किया और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई, तो उसको लेकर के मैंने सोचा कि एक मॉडल पेपर आपको और दे दिया जाए। एक इससे पहले दिया था मैंने, ठीक है। तो भारत में समाज संरचना में परिवर्तन, पेपर 1 और पेपर 2, ये बात भी ध्यान रखिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक ही में समाहित है। अच्छा, जो मैंने पहले वीडियो बताई थी उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर जी, लखनऊ विश्वविद्यालय में ये तो पेपर जो है 2 में पढ़ने को मिला है, जो है सेकंड सेमेस्टर में। तो परेशान ना हो, वो छोटा सा आपको कम पढ़ने को मिला है। ये भारत में समाज संरचना संगठन कोई छोटा विषय वस्तु अपने आप में नहीं, बहुत बड़ी विषय वस्तु है। अगर अकेले संस्कार को और संस्कृति या हिंदू धर्म को पढ़ने आप बैठेंगे तो कम से कम सदियों बीत जाएगी, आप उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे। बट फिर भी उसको हम कम समय में पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आपको उस समय पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा होगा, या पूरा का पूरा नहीं जो जितना ब्रॉड सिलेबस ये है उतना वो नहीं था। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया, जरूरी नहीं कि वो सेकंड में नहीं पूछा जाएगा, सेकंड में भी ऐसे प्रश्न आएंगे। और यही आपके पेपर का नाम है, क्या? भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन। ये बात ध्यान रखिएगा। 100% आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। आइए हम बात कर लेते हैं। इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर मैंने शिक्षा शास्त्र का आपको दिया है, शिक्षा शास्त्र के भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने इसमें बताया है। ओके। वहीं पर अगर आपको सोशियोलॉजी का देखना, तो एक वीडियो ये सोशियोलॉजी के थंबनेल के नाम, मतलब कि सोशियोलॉजी जिसमें मैंने पढ़ाया, ऐसा थंबनेल उसका कुछ है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा होम साइंस का भी मैंने पढ़ा दिया, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें भी बहुत सारे प्रश्नों पर मैंने चर्चा करी है, लगभग और लगभग बोले तो जो है 150 के आसपास प्रश्नों की चर्चा करी है। आप लोग देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का भी ये लेक्चर देख लीजिएगा, इसमें भी हमने 120 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस किया है इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा राजनीति शास्त्र का एक और मॉडल पेपर मैंने ये दिया था, तो इसको भी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, आप लोगों ने देखा हो। पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स, ये देखिए, उसमें पेपर 1 में पॉलिटिकल थियरी थी और कॉन्सेप्ट्स पेपर 2 में था, और मैंने इसीलिए दोनों को मर्ज करके पढ़ाया आपको। ओके। अब इसी श्रृंखला में मैं सोशियोलॉजी और इस सब सारे सब्जेक्ट के आपको दूंगा। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस इन सभी की मांग करें, तो पॉलिटिकल साइंस की है, इकोनॉमिक्स की जल्दी आ जाएगी 1-2 दिनों में। इसके अलावा आपकी संस्कृत की भी दे दूंगा, आप परेशान मत होइए। और हिंदी की मैं दे दूंगा, हिंदी पर कार्य चल रहा है, जल्द ही मैं आपके समझ वीडियो दूंगा। ओके, चलिए। कुछ लोगों ने कहा था कि सर जी, सोशियोलॉजी पर एक आध वीडियो और बना दीजिए, तो इसीलिए मैंने बनाया। और ये बात मान करके चलिएगा, जो मेरी फर्स्ट वीडियो सोशियोलॉजी के एक वीडियो और प्लेलिस्ट बनी है, मैंने प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की बना दी है। तो जितने भी वीडियोज़ अब बनेंगे प्लेलिस्ट में मैं सजा दूंगा उनको अच्छे तरीके से, तो आप परेशान मत होइएगा, सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ओके। तो अब जो पहली वीडियो इसकी मैंने अभी दिखाई थंबनेल में, वो अवश्य देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और उसमें जो प्रश्न बताए हैं मैंने, वो इस वीडियो में नहीं रखा है। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को अवश्य देखिएगा पूरा। बिना उस वीडियो के ये वीडियो अधूरी मान लीजिएगा, ये बात मान लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी और केवल वही देखी, तो भी आप लोगों को सोचिए अधूरा ज्ञान लेकर के जा रहे हो। तो इसलिए दोनों वीडियो देख लीजिएगा विस्तार से। ओके। और इसके अलावा चलिए, अब चूंकि पेपर जो है कुछ लोगों के लगे, इसलिए मुझे जो है थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, और प्रश्न के उत्तर को बताते हुए मैं स्पीड के साथ आगे बढ़ूंगा।
और मैं समझाता इसको, थोड़ा सा लंबी क्लास होती, 3-4 घंटे की क्लास होती, इतनी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को करवाने में लगभग 3-4 घंटे लगेंगे 120 प्रश्नों को, और क्योंकि उसकी डिफिनेशन भी यानी कि डिफाइन करते हुए आगे बढ़ना होता है। लेकिन हम इसमें आपको प्रश्न के उत्तर को बताते हुए आगे बढ़ेंगे, और आने वाले समय में मैं और अच्छी तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। पहला है कि लोक ग्राम्य नगर सातत्य की अवधारणा किसने विकसित की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि लोक ग्राम्य नगर सातत्य की अवधारणा यानी इसका जो कॉन्सेप्ट था वो किसने विकसित की थी। आप ऑप्शन है रॉबर्ट वीरस्टेड, बी है रॉबर्ट रेडफील्ड, और सी है रेडक्लिफ ब्राउन, और डी है इवांस प्रिटचार्ड महोदय ने। किसने? तो भाई जो लोक ग्राम्य नगर सातत्य की अवधारणा है इसको विकसित करने का श्रेय रॉबर्ट रेडफील्ड जी को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैंने इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा उसमें हमने नगरों के बारे में और गाँवों के बारे में विस्तार से सारी चीज़ें बता दी थी कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा, तो बम्बई है। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गालपिन महोदय ने किया था, ये भी मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि भारतीय गाँव का एक इतिहास होता है, मतलब प्रत्येक भारतीय गांव का एक इतिहास होता है, मूल्यों एवं विचारों की एक व्यवस्था होती है। ये कथन था डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन सभी के बारे में मैंने बताया था। और ये भी प्रश्न बताया था कि कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कस्बा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब 5,000 से 10,000 अगर जनसंख्या वाला एरिया तो उसको हम कस्बा बोलते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था। अच्छा, नगरवाद की अवधारणा किसने दी थी? तो बर्थ महोदय ने नगरवाद की अवधारणा दी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। एक परिभाषा है डॉक्टर सदरलैंड की। सदरलैंड जो है नगरीकरण के बोलते हैं, पर एक कथन इनका सदरलैंड का बड़ा फेमस कथन है, एग्जाम्स में आ सकता है। क्या कथन है कि नगरीकरण शहरी बनने की प्रक्रिया है। क्या? नगरीकरण जो है शहरी बनने की प्रक्रिया है, नगरीकरण की परिभाषा को देते हुए ये सदरलैंड का कहना था। ओके, तो एग्जाम से ये प्रश्न बन सकता है। आइए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि मुझे बार बार बताना ना पड़े कि कौन कौन से प्रश्न में बताए थे। ओके, तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम और नगर समानांतर प्रणालियां हैं और इनमें मिलन संभव नहीं है, ये कथन है, और ये कथन किस समाजशास्त्री का है। ऑप्शन है बर्गेस, पार्क बर्गेस पूरा नाम है। अगला ऑप्शन है पेट्रिम सोरोकिन, यानी कि जो है पेट्रिम, या कहीं कहीं पर आप कृत्रिम मिलेगा लेकिन पेट्रिम इनका वास्तविक नाम यही है, पेट्रिम सोरोकिन। हर्बर्ट स्पेंसर, यानी हर्बर्ट स्पेंसर पूरा नाम है बर्गल। ठीक है, तो ये बताएं आप लोग, प्रश्न क्या है कि ग्राम और नगर समानांतर क्या है, एक प्रणालियाँ होती हैं, इनमें मिलन संभव नहीं है। बताइए, चूंकि समानांतर जो रेखा होती है उसमें मिलन नहीं होता। जैसे कि देखिए समानांतर रेखाएं, ये दो रेखाएं हैं। अब ये दो रेखाएं कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जैसे ये समानांतर यानी सीधे निकल जाएगी, सीधी जाएगी। ठीक है, टेढ़ी बड़ी नहीं होनी है इसको। इसी प्रकार से ये भी सीधी रेखा जाएगी। तो इस प्रकार देखिएगा समानांतर रेखाएं हैं। ओके, तो छेदक रेखाएं क्या होती है? जब ऐसी रेखा इधर से निकल जाए, यहाँ पर काट रही, देखिए यहाँ पर दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर रही है इन दोनों रेखाओं को। ठीक है, तो ये रेखाएं जो होती हैं आप देखेंगे ये छेदक रेखाएं होती है। तो समानांतर रेखाएं जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समानांतर चतुर्भुज आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बनता है। ठीक, तो ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ये सीधे निकल जाएगी। इस और इस रेखा में, यानी कि जो मैंने डार्क रेखा बनाई देखिए, ये और ये रेखा कभी आपस में जाकर के मिलेंगी नहीं। जितना इधर ये जाएगी टेढ़ी होगी, उतनी टेढ़ी ये होगी। इस प्रकार से कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से ग्राम और नगर होते हैं, समांतर प्रणालियाँ होती हैं, और इसीलिए इनका मिलन जो होता है वो संभव नहीं होता है। ये कथन किस विद्वान ने कहा था, किस समाजशास्त्री ने कहा था? तो ये कथन कहा था मेरे प्यारे दोस्तों पेट्रिम सोरोकिन ने। किसने कहा था? पेट्रिम सोरोकिन। दैट इज जो है बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आरंभिक नगर 10 से लेकर के 15 घरों के निवास थे। आरंभिक जो नगर थे यानी कि शुरुआत के जो नगर हुआ करते थे वो 10 से 15 घरों के निवास थे। ये किसका विचार था? ये किसका विचार है भाई? तो ऐसा मानने वाले विद्वान है गार्डन चाइल्ड। कौन है? गार्डन चाइल्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। गार्डन चाइल्ड मानते हैं कि आरंभिक नगर जो होते थे उनमें 10 से 15 गाँव होते थे और वही लोग निवास करते थे, वही आपका नगर हो जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जहाँ कृषि की प्रधानता हो, प्रकृति से निकटता हो, जनसंख्या की कमी हो एवं प्राथमिक संबंधों की बहुलता हो, निम्न में से क्या कहलाता है? बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको पता ही होगा भाई, इतना ज़्यादा तो आप कोई और भी नहीं बता सकता ना, इतना अच्छा और सटीक परिभाषा। प्रश्न परिभाषा क्या है कि वह क्षेत्र जहाँ पर कृषि की प्रधानता, कृषि की प्रधानता कहाँ पर होती है? गाँव में। प्रकृति से निकटता कहाँ पर होती है? गाँव में। अब यहीं पर आपका दो प्रश्न तैयार हो गया कि अगर आपसे पूछे कि ग्राम की विशेषता बताओ, तो ग्राम की विशेषता कृषि की प्रधानता पहली विशेष, दूसरी प्रकृति से निकटता, तीसरी जनसंख्या में कमी, चौथी प्राथमिक संबंधों की बहुलता। ठीक है, ये होती है। अब वही शहरों की विशेषता आपको बतानी है तो क्या बताएंगे? जनसंख्या की वृद्धि, यानी जनसंख्या
दर ज़्यादा या जनसंख्या ज़्यादा, ठीक है, प्राथमिक नहीं उसमें द्वितीयक संबंधों की बहुलता, ठीक है, प्रकृति से निकटता का अभाव, ठीक है, और कृषि की अप्रधानता यानी गैर कृषि व्यवसायों की प्रधानता। ऐसे आप लोग लिख सकते हो नगरों की विशेषता। तो यहीं से आपका तमाम प्रश्न तैयार होता है। तो इसी प्रकार से अगर समझाने में प्रश्न को लगूंगा तो लगभग 2-3 घंटे चले जाएंगे मेरे, और आपको सारे प्रश्न दिखाई नहीं पड़ेंगे और सारे प्रश्न हो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको बड़े कम शब्दों में बताने का प्रयास किया जाए, ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप जो है डायरेक्ट जो है इन वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। तो भाई ये गाँव की परिभाषा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। आपको बता दूं, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके घर में जितने फ़ोन है सभी से वीडियो को लाइक कर दो, सभी से सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो दोस्तों के पास, ताकि आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाए। आपके और जो सब्जेक्ट हो उसको और अच्छे तरीके से आपको देने का प्रयास किया जाए। हालांकि हर एक बार में आप देखेंगे कि हर एक बार आपको कुछ नया ही मिलता है शुक्ला डिपार्ट के द्वारा, और आप लोगों का लगातार यही जो प्यार है, यही प्यार मुझे मोटिवेट करता है, और इसी प्यार के तदुपरांत मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, सरल समाजों में किसे संपत्ति माना जाता है? सरल समाजों में किसे संपत्ति माना जाता है? बताने का प्रयास करें सभी लोग, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि सरल समाजों में किसे संपत्ति का मतलब किसे संपत्ति माना जाता है जो है सरल समाजों में? पशुओं को संपत्ति मानते हैं, या भूमि को मानते हैं, फिर जादुई सूत्र को, या फिर उपरोक्त सभी को? तो भाई अगर सरल समाजों की बात की जाए तो यहाँ पर सभी को संपत्ति हम लोग मानते हैं लोग, पशुओं को भी संपत्ति मानते हैं, भूमि को भी मानते हैं, और जादुई सूत्र को भी मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। पहले जब लड़की की शादी देखने जाते थे लोग तो क्या देखते थे कि भाई कई गोरू राखे हैं, कई ठो पशु करे घरे हैं, और करे बाद में और देखे यात्रा तो देख लेता कितना भूमि है, करे कितना खेत है, ठीक है। अब जाए खेत तो निकलवाए लावत रहे पहले जो ब्याह चलत रहे। चलिए, तो भाई पहले के समाजों में देखेंगे तो भूमि और पशु तो ये तो आपको पता ही था भाई, ब्याहू से याद कर लो कि हाँ ये आता है। जादुई सूत्र भी गाँव घर में चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सभी। अगला प्रश्न देखोगे, निम्नलिखित में से आधुनिक नगरीय समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? बताने का प्रयास करो भाई सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से आधुनिक नगरीय समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए दिया है जो है प्रश्न क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए है आंगिक जो है संहति, ऑप्शन बी है यांत्रिक संहति, ऑप्शन सी है प्रबल सामूहिक चेतना, और ऑप्शन डी है मंद सामूहिक चेतना। तो भाई अगर आधुनिक नगरीय समाज की विशेषताओं की बात की जाए तो अंगिक संहित जो है ये हो सकता है ऑप्शन नंबर इसका ए, और लेकिन इसमें एक और हो सकता है आपका मंद सामूहिक चेतना भी। ये देखिए दो चीज़ आपकी मिल रही हैं, तो ये देखिए पहला दूसरा ये सब आधुनिक नगरीय समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो ये विशेषताएं हैं आपकी। ओके, तो इस प्रकार से आपको डी में दिख रहा पहला और चौथा, यही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ओके, नीचे देखिए कोड में सही उत्तर का आपको चयन करना था, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1 और 4। अगला प्रश्न देखिएगा कि सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो बताइए 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना था? तो 25.7% था। ओके, ये बात ध्यान रखें। और 2011 वाला जनगणना जो हुई है उसका एक प्रकार से गूगल से आप डाटा एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न वीडियो होने के बाद में। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज पर नगरीकरण का सामान्य प्रभाव माना जाता है। प्रश्न क्या है? भारतीय समाज पर नगरीकरण का सामान्य प्रभाव माना जाता है, कितना माना जाता है? फिर या फिर जो है नगरीय प्रभाव माना जाता है व्यक्तिवाद का उदय, या फिर सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, या रुचियों में परिवर्तन, या फिर उपयुक्त सभी? बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो भारतीय समाज पर नगरीकरण का जो सामान्य प्रभाव माना जाता है वो सभी, यानी कि ये सभी सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि के कारण से, व्यक्तिवाद के उदय के कारण से, रुचियों में परिवर्तन होने से। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, एक पुस्तक का नाम है इंडियाज़ विलेजेस, यानी कि जो भारतीय नगर हैं उनके बारे में पुस्तक लिखी गई। किसने लिखा है? इंडियाज़ विलेजेस, ये पुस्तक का नाम है, और लिखने वाले हैं डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास। कौन है? एम.एन. श्रीनिवास जो है ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, इन्होंने इंडियाज़ विलेजेस नामक पुस्तक की रचना करी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो इस पुस्तक के लेखक हैं बर्टेंड। कौन है? बर्टेंड, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। तो बर्टेंड जो है वो रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा कि द रूरल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा था सैंडरसन महोदय ने। किसने लिखा था? सैंडरसन महोदय ने लिखा था। कौन सी पुस्तक? द रूरल कम्युनिटी। ओके, वहीं पर इंडियाज विलेजेस एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर इसका ए, द रूरल कम्युनिटी इज राइट आंसर, सैंडरसन। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा था? बताओ भाई सभी लोग, फटाफट से बताने का प्रयास करो, कितने लोग जानते हैं?
कितने लोग जानते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करो। बहुत ही सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी को आना चाहिए। हमारे देश का नाम भारत, जो भारत पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा, किस सम्राट के? तो भाई सम्राट भरत के नाम पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, नगरीय बस्ती के संकेंद्रीय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? कौन थे भाई? पार्क थे, व्हाइट थे, पार्क बर्गस थे या हाउसर थे? बताओ। तो नगरीय बस्ती के संकेंद्रीय सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो पार्क बर्गस साहब हैं आपके। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 1925 में यानी कि 1925 ईस्वी में पार्क तथा बर्गस ने किस अमेरिकी नगर को ध्यान में रखते हुए संकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताने का प्रयास करें। तो पार्क और बर्गस ने 1925 ईस्वी में, तो आपसे ये पूछे कि संकरीय सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? पार्क बर्गस ने। कब किया? 1925 में। तो अमेरिकी नगर को ध्यान में रखते हुए, और किस नगर को ध्यान में रखते हुए? तो अमेरिकी नगर को ध्यान में रखते हुए संकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कहाँ पर किया था, किस नगर को ध्यान में रखते हुए? इन्होंने शिकागो देखा था, शिकागो नगर को ध्यान में रखते हुए। तो अमेरिका का शिकागो, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था कि जो है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया, जो है अमेरिका, इस प्रकार से संबोधन किया था। और तालियां, बोलते हैं कि 2 मिनट तक तालियां ही बजती रही थी और बहुत देर तक भाषण इनका चला। बोले थे कि केवल 2 मिनट आप भाषण दे करके उतर आओ, ये ऐसा बोला गया था। लेकिन फिर भी आप देखो कितना ज़्यादा उन्होंने किया। ओके, चलिए, तो बताओ भाई, शिकागो शहर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, शिकागो। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, एक कस्बा जो कि पृष्ठ प्रदेश की पूर्ति करता है और बदले में जिसकी पूर्ति पृष्ठभूमि द्वारा की जाती है, कहलाता है? एक सेवा केंद्र कहलाता है, विकास केंद्र, या फिर विकास ध्रुव, या केंद्रीय स्थान कहलाता है? तो भाई, एक कस्बा जो पृष्ठ प्रदेश की पूर्ति करता है और बदले में जिसकी पूर्ति पृष्ठभूमि द्वारा की जाती है, उसे सेवा केंद्र के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेवा केंद्र। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन पद्धति के रूप में किसने वर्णित किया है? बताइए, बताइए सभी लोग फटाफट से। नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन पद्धति के रूप में किसने वर्णित किया है भाई? तो किसने किया है? लुईस बर्थ ने। किसने किया? लुईस बर्थ। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? बी वाला, लुईस बर्थ। नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन पद्धति के रूप में किसने वर्णित किया? तो लुईस बर्थ ने किया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, चलिए। अच्छा, बहुत लोग कमेंट में कहते थे कि सर जी मेरा नाम लो। एक तो था कल वाले वीडियो में, सोशियोलॉजी में पढ़ा रहा था, 3rd ईयर की क्लास थी। उसमें एक लड़का जो है 20 रुपये जो है वहाँ पर मेरे चैट सेक्शन में दिया। 20 रुपये यहाँ पर दिखाई पड़ा कि 20 रुपये था उसका। और उसके वाले वो कह रहा कि नाम नहीं बोला, 20 रुपये ले लिए, 20 रुपये दे दिए, ऐसा बोल रहा था। तो मैं सोचा कि इसको क्या बोलूँ यार, ये तो वही, तो मैंने कुछ नहीं बोला और आप ही लोगों ने उसको जवाब दे दिया अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी जो है, अगर ऐसा आपको करना है कि पैसे देने से आप नाम बुलवा पाओगे या फिर इस तरीके की अगर बात है, तो ऐसे नहीं होता है। आप जो है अच्छे कर्म करो। आप पैसे भेज रहे हो वो अच्छी बात है, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन अब आप सोचो कि उसके लिए आपकी गुलामी मैं करूँगा इस प्रकार से, और बच्चों को एक प्रकार से आप ही का नाम पढ़ाऊँगा लोगों को, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हालांकि कोई बात नहीं है, मैं सम्मान करता हूँ लक्ष्मी माता का, बिल्कुल। आपने 1 रुपया दिया पुरस्कार की भांति, वो जो है एक प्रकार से एक्सेप्ट है मुझे। 1 रुपया, 2 रुपया, फिर कुछ भी नहीं दिया, आपने प्यार दिया, लाइक दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये सब चीज़ें आप जो है जब करते हो तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन टाइप का होता है। लेकिन जब अब मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे जो है, हमारे जो छात्र छात्राएँ, हमारी भाई बहनें जो हैं, उनका प्यार काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो उसके लिए बहुत जो थोड़ा सा प्राउड भी होता है अपने यहाँ पर भी, आप लोगों को लोगों पर भी, जब लोग कहते हैं कि हाँ बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ सही कर रहा हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। और शायद जो है यही सबसे बड़ी उपलब्धि एक आदमी की हो सकती है कि उसके लिए 4 आदमी थोड़ा सा दुआ कर दें भगवान से कि हाँ भाई अच्छा रहे, और इस प्रकार से चीज़ें होती, तो यही सबसे बड़ी एक प्रकार से उपलब्धि है मनुष्य के जीवन की भी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में जो लोग बातचीत करते हो आप लोग ना, उसके लिए बातचीत ना करो भाई, बहुत ज़्यादा परेशान होगी बाद में और बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को। ऐसे कमेंट सेक्शन में बात करते हो, तू रे बे, ऐसे बात करते हो, ये आपके संस्कार बयां करते हैं। आप भारतीय समाज से बिलोंग करते हो, मुझे तो जो है कहते हुए भी शर्म आती कभी कभी कि आप लोग पाश्चात्यकरण के जो है फंदे में इतना ज़्यादा जकड़ चुके हो, कभी निकलना संभव ही नहीं, दैट इज़ इम्पॉसिबल। आप लोग निकल ही नहीं सकते हो उससे, क्योंकि आप फंस चुके हो, बहुत बुरे फंस चुके हो। फिर भी चलिए, मैं समझाने का बार बार प्रयास करता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करो, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार समझाता हूँ। किसी दिन ऐसे चलता रहेगा तो जो है ब्लॉक होता, तुरंत यहाँ से ब्लॉक कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को समझाने से अगर आप सुधर जाए ज़्यादा सही है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से
किस एक प्रकार का ग्राम भारत के पश्चिम किनारे पर जैसे कि दक्षिण कन्नड़ और केरल में पाया जाता है? बताइए भाई, सभी लोग बताइए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का गांव भारत के पश्चिम किनारे पर जैसे कि दक्षिण कन्नड़ और केरल में पाया जाता है? तो वहाँ पर नाभिकीय ग्राम पाए जाते हैं। नाभिकीय ग्राम माने होते हैं केंद्रीय ग्राम। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। मतलब कि नाभिकीय मतलब बहुत ज़्यादा संकीर्ण, बहुत कम जो है जगह में ज़्यादा लोग ऐसे इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, लोक नगरीय अंतः संबंधों के प्रक्रम से, और नाभिकीय मतलब कि एक ही परिवार के, दो परिवार के लोग जो है वहीं पर निवास करें, ऐसा कुछ। अगला प्रश्न है लोक, अच्छा चैप्टर 1 की वीडियो मैंने डाली है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने गांव की परिभाषा वगैरह और नगर की, उपनगर, कस्बा क्या होता है इसके बारे में विस्तार समझा दिया, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च सांस्कृतिक संस्कृतनिष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक छनकर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए भाई, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम लोग अस्थानीयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थानीयकरण। किस प्रक्रिया को? लोक नगरीय अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृतनिष्ठ कुछ तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक छनकर किसी स्थानीय संदर्भ से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम स्थानीयकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, कथन है और ये किसने कहा था? बताइए, नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। आपको ऑप्शन में दिया है एम.एस. राय, ठीक, राव या बर्गेस या पार्क्यम बर्गेस या फिर गिड्स। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो भाई नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ का मतलब पथ की अनुगामी है, ये कथन पार्क और बर्गेस दोनों मिलकर के बोला था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अब ऐसा नहीं कि एक लोग नहीं बोल पाते इसको, लेकिन सहमति थी, ये बात है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कौन ग्राम समुदाय की जो है विशेषता नहीं है? बताइए, कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है खेतिहर व्यवस्था, ऑप्शन है अंधविश्वास, सी है जजमानी व्यवस्था और डी है औपचारिक संबंध। बताइए, तो भाई गाँव की जो है एक विशेषता नहीं है, तो खेतिहर व्यवस्था गांव में होती है, अंधविश्वास गांव में जो है भरा पड़ा एकदम से, जजमानी व्यवस्था भी गांव में होती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति यहाँ पर आप देख जजमानी करने जाते हैं, कुम्हार की जजमानी अलग होती है, नाई की जजमानी, पंडित की जजमानी, धोबी की जजमानी, सभी की जजमानी, किसी की जैसे कि हरवाही करने की जजमानी भी अलग अलग होती थी कि हाँ ये भाई उनके यहाँ पे हल जोतेंगे, वो उनके यहाँ पे पहले से चलता था। तो ये चीज़ें जजमानी व्यवस्था है। जबकि जो औपचारिक संबंध होते हैं, यानी कि जो कानूनी संबंध या फिर इस प्रकार से औपचारिक संबंध इस नगरों में या शहरों में दिखाई पड़ते हैं। गाँव में अनौपचारिक संबंध होते हैं, अनौपचारिक नियम होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्बन सोशियोलॉजी एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है ऐसा प्रश्न। तो ई.बी. बर्गल महोदय ने अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ई.बी. बर्गल। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? बताने का प्रयास करें सभी लोग। ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है भाई? ग्रामीण समाज जो है वो सरल समाज होते हैं। कैसे समाज होते हैं? ग्रामीण सरल समाज होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम क्या कहते हैं? नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं भाई? नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम उपनगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे क्षेत्र जो नगर के चारों ओर घेरते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय प्रदेश बोलेंगे। बुक वगैरह में या फिर आप देखेंगे तो उसमें पृष्ठीय प्रदेश ही लिखा हुआ है। हालांकि पृष्ठीय प्रदेश ही होना चाहिए। जब एक रेखा में बोलते हैं, जैसे गाँव नगरों के या फिर नगरों से कुछ जो है गांव के बाहर और नगरों के बीच में जब ऐसे कुछ होते हैं तो उसको हम उपनगर बोलते हैं। ठीक, लेकिन पृष्ठीय प्रवेश से ज़्यादा बेटर रहेगा इसको बोलने में। हालांकि एक बार मैं फिर से आपको कंफर्म करके बताता हूँ। तो नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को हम क्या बोलेंगे? उसको हम पृष्ठीय प्रदेश ही बोलेंगे, ज़्यादा बेटर यही रहेगा। सबसे जो है ज़्यादा तर्कसंगत आपका बैठेगा तो ये बैठेगा। बाकी उपनगर भी होते हैं जो कि नगर के जो है नगर से थोड़े से हटके होते हैं, बट गांव से थोड़े से जो है डेवलप होते हैं, व्यवसाय जहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, गैर कृषि वाले लोग का परसेंटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है, इस प्रकार के तो उपनगरीय होते हैं। ठीक है, और मलिन बस्तियाँ तो शहरों में पाई जाती हैं खास करके। अगला प्रश्न, ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन हेतु निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? बताने का प्रयास करें सभी लोग। प्रश्न क्या है कि ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन हेतु निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ऑप्शन है शैक्षिक कार्यक्रम, ऑप्शन बी है ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम,
या सामुदायिक विकास योजना या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो अगर गांव में सुधार करना है, ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन के लिए ये तमाम सारे कारक जो हैं ये कहीं ना कहीं पे उत्तरदायी पड़ेंगे आपके। ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रम चलाए जाएँ, शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाएँ, सामुदायिक विकास योजना चलाई जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी, ये सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग। लोकमानस तथा व्यवहार प्रतिमान के प्रेरणा स्रोत ग्रंथ कौन से हैं? लोकमानस एंड क्या पूछा जा रहा है? लोकमानस एंड व्यवहार प्रतिमान के प्रेरणा स्रोत ग्रंथ कौन कौन से हैं? पुराण है, धर्म दर्शन है, या भारतीय साहित्य है, या सभी है भाई? तो जब हैं यहाँ पर लिखा तो जाहिर सी बात है, जब भी आपको कोई ऐसा प्रश्न मिले ऑब्जेक्टिव में जहाँ पर हैं दिया हो लास्ट में, प्रेरणा स्रोत ग्रंथ है या विशेषताएं हैं, विशेषताएं कारण परिणाम दुख सुख और इस प्रकार से हानि लाभ पूछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है डी होगा, उपयुक्त सभी। प्रकार पूछा जाए तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लॉज ऑफ मनु, यानी ग्रंथ के ये ग्रंथ है द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लॉज ऑफ मनु, यानी ये ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भगवान दास है, बीड़ा दास है, कि डॉक्टर के एम कपाड़िया, जी.एस. घुरिये हैं? कौन है भाई? तो इसको डॉक्टर भगवान दास जी ने लिखा इस पुस्तक को। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है स्ट्रक्चर ऑफ जो है कगिंसन एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू कास्ट एंड रिचुअल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। पर आपका प्रश्न है कि स्ट्रक्चर एंड कगिंसन एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू कास्ट एंड रिचुअल पुस्तक के लेखक है कौन? बीणा दास जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। समाजशास्त्र में तुलनात्मक ऐतिहासिक उपागम के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। ऐतिहासिक उपागम के जो कि तुलनात्मक ऐतिहासिक उपागम के प्रबल समर्थक है समाजशास्त्र में, वो कौन है भाई? वो हैं आपके डॉक्टर जी.एस. घुरिये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। होमो हायरार्किकस, ये पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा था, लुई डुइमा महोदय जो हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, लुई डुइमा। अगला प्रश्न है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम की वकालत करने वाले विद्वान कौन से हैं? बताइए। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अभिगम की जो वकालत करने वाले विद्वान जो है करने वाले विद्वान हैं। अब देखिएगा यहाँ पर भी आपसे हैं ही पूछा गया है, और जब भी है पूछा जाएगा तो है मतलब क्या होता है? बहुवचन। तो ऑप्शन डी अगर दिया ऊपर सभी तो यही लगा दीजिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने, पार्सन्स, मेरियान, जे लेबिस, ये सब हैं। अगला प्रश्न है। पार्सन्स ने कितनी प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं बताई हैं? यानी प्रकार्यात्मक से पहले उन्होंने कितनी आवश्यकताएं बताई है मनुष्य की? तो 4 आवश्यकताएं बताइए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रकार्यवाद को विधिवत प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो प्रकार्यवाद को विधिवत रूप से प्रस्तुत करने का श्रेय इमाइल दुर्खिम को जाता है। आत्महत्या का सिद्धांत इमाइल दुर्खिम, ये सब ध्यान रखें। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इमाइल दुर्खिम। अगला प्रश्न है। सामाजिक प्रकार के बारे में सर्वप्रथम किसने अपने विचार प्रस्तुत किए थे? स्पेंसर, मर्टन, या इमाइल दुर्खिम, या सभी ने? बताइए। अब यहाँ पर तो हैं दिया नहीं है, यहाँ पर किए दिया है। अब इसको कैसे पता चलेंगे आपकी, क्या लगाएंगे इसका? तो भाई इसमें हैं या प्रस्तुत किए हैं पूछा जाता तो आप लगा देते सभी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि सामाजिक प्रकार के बारे में सर्वप्रथम किसने अपने विचार दिए? सबसे पहले तो 4-5 व्यक्ति देंगे नहीं, तो ऊपर डी वैसे कट गया आपका। तो भाई स्पेंसर महोदय ने सामाजिक प्रकार के बारे में सर्वप्रथम जो है अपनी बातें बताई। अगला प्रश्न है। प्रमुख प्रकारवादी मानवशास्त्री माने जाते हैं? बताइए। अब यहाँ पर देखिए है नहीं लिखा है, यहाँ पर है लिखा है। तो आप ऐसे देखिए तो इसका प्रश्न क्या होगा? इसमें देखिए उपरोक्त तो सभी ऑप्शन भी नहीं दिया है। तो प्रमुख प्रकारवादी मानवशास्त्री की अगर बात की जाए तो उसमें रेडक्लिफ ब्राउन महोदय का नाम आता है। ऑप्शन नंबर इसका ये दिया है। अगला प्रश्न है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम एन श्रीनिवास हैं। कौन है? एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया रिटन बाई एम एन श्रीनिवास। अगला प्रश्न है। कास्ट, क्लास एंड जो है ऑक्यूपेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसने लिखा है? तो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये पुस्तक है जी.एस. घुरिये ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम्स में जरूर आती है, लगातार आती है, प्रश्न आएगा 100%। अगला प्रश्न है। भारत का हिंदुस्तान नामकरण किसने किया? तो पारसियों ने किया था, यानी फारसियों ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कौन सा क्षेत्र रहा है भाई? तो गंगा सिंधु का जो मैदान रहा है, गंगा सिंधु का मैदान, ये हर एक क्षेत्र से ठीक ठाक रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं।
अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भाग है? निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भाग है, बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई प्राचीनतम भाग भारत की अगर बात की तो सबसे पहले आप देखेंगे दक्षिण का जो पठार है ना, ये सबसे पहले बना, चूँकि ये देखेंगे जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है और ये जो है अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके जो है यहाँ पर आया। अब भविष्य का महाद्वीप या प्रथम महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है, चूँकि वहीं से जो है मतलब बताया गया सारी चीज़ें, तो अफ्रीका का निर्माण, तो ये इसीलिए जो है देखेंगे चूँकि वहीं से टूटकर, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। तो भारत का प्राचीनतम भाग है दक्षिण का पठार। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाएं प्रचलित हैं? भारत में कितनी भाषाएं प्रचलित हैं भैया? 179 के आसपास यहाँ पर भाषाएं प्रचलित है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा। कोस कोस पर पानी बदले 30 कोस पर बानी, ठीक, कदम कदम पर मिल जानी, यहाँ पर एक दो प्रेम कहानी, तो ये सब आप लोगों को पता ही होगा। अगला प्रश्न आपके समझ, संपूर्ण भारतीय जो है संपूर्ण भारतीय समाज में किस में विभाजित है? संपूर्ण भारतीय समाज निम्न में से किस में विभाजित है भाई? संपूर्ण जो भारतीय समाज है वो विभिन्न जाति विभाजित होता है, आपको पता ही होगा। इसमें जातीय खंडों में विभाजित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जनजातीय मतलब कि सबसे अधिक जनजातीय लोग पाए जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय लोग पाए जाते हैं कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर भाई? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्यतः कितने धर्म पाए जाते हैं? भारत में मुख्य रूप से धर्मों की संख्या कितनी भाई? तो भारत में मुख्य रूप से जो धर्म है वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? 6 धर्म में बौद्ध जो है आप देखेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जो है जैन और बौद्ध। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, ये कितने हैं भाई? ये आपके, अच्छा हिंदू पारसी और यहूदी, अगर आप बोले तो अगर जैन और बौद्ध को हम हिंदू माने तो यहूदी और पारसी भी आप सम्मिलित कर सकते हो इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है भाई? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का संबंध किससे है? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय हैं उनका संबंध की बात की है तो ये जो है दो संप्रदाय हैं जो कि जैन धर्म से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इंडो आर्यन परिवार की भाषा नहीं है? इंडो आर्यन जो है परिवार की भाषा कौन सी नहीं भाई? तो इंडो आर्यन परिवार की भाषा गोंडी नहीं है, कोई गोंडी भाषा नहीं है। ये उड़िया है, सिंधी है, असमिया, ये इंडो आर्यन प्रजाति की भाषा परिवार की। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? ओके, कौन सी नहीं है भाई द्रविड़ परिवार की भाषा? तो जो मराठी, इनमें से यही नहीं है। मराठी जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। ओके, उड़िया, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ओके, मराठी जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किसको द्रविड़ संस्कृति का प्रतीक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको द्रविड़ संस्कृति का प्रतीक माना जाता है? तो भाई किसको माना जाता है? तमिल भाषा को। किसको? तमिल भाषा को। द्रविड़ संस्कृति का प्रतीक जो माना जाता है तमिल भाषा को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत में किस भाषा को देववाणी कहा जाता है भाई? तो भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी कही जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा, जिसमें वर्णित जो छंद है, जो रस है, जो अलंकार है, ये सब हम लोगों को क्या करते हैं भाई? प्रफुल्लित करते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे समक्ष क्या होते हैं भाई? नजर आते। समझ में आ गई बातें? चलिए, तो देववाणी कौन सी है? संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किस धर्म का उदय ब्राह्मणवाद और कर्मकांड के विरुद्ध प्रक्रिया स्वरूप हुआ? बताइए, किस धर्म का उदय ब्राह्मणवाद और कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था? तो कौन सा धर्म था? वो बौद्ध धर्म था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिखों की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने करी थी? सिखों का जो धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, इस पुस्तक की रचना करी थी गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न, 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किस धर्म में मिलता है? 4 आर्य सत्यों का जो उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धर्म स्यादवाद में विश्वास करता है? तो कौन सा धर्म स्यादवाद में विश्वास करता है? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध धर्म में दुख से मुक्त करने के लिए किस पर बल दिया गया है? बौद्ध धर्म में अगर दुख किसी के पास है उससे मुक्ति पानी तो क्या कर सकता है? वो स्वावलंबन कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, हिंदू धर्म के बारे में तो आप लोग जानते हैं, उसमें बताने की आवश्यकता तो है नहीं कुछ। चलिए,
एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नांकित में से संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभाओं की जो विधानसभाएं हैं, राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें स्थान सुरक्षित कर दिया गया जनजातियों की, अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए। तो जो है 334 अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है, जो है ये संविधान में। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचारों की रोकथाम से संबंधित कानून है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधित अत्याचारों की रोकथाम को लेकर के कानून जो लागू हुआ था वो 1990 में लागू होता है, यानी कि 1990 ईस्वी में। कब लागू हुआ था भाई? 1990 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका जो है सीधे है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा खुली प्रतियोगिता से होने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित किए हैं? केंद्र सरकार द्वारा खुली प्रतियोगिता में होने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित किए हैं? 7.5 यानी कि लगभग 7.5% स्थान सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तना भगत। तना भगत नामक आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तना भगत जो आंदोलन है ये उरांव जनजाति जो है उसके द्वारा किया गया था, उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वीर सिंह आंदोलन किस से संबंधित था? तो वीर सिंह आंदोलन जो था वो संथाल जनजाति संबंधित है, संथाल। ओके, उरांव, मुंडा, उइयां, डुइयां ये सब जो जनजाति हैं आप देखेंगे, उरांव और संथाल, ठीक है, संथाल, ये सब जनजातियाँ जो है बड़ी फेमस हैं और इन्होंने आंदोलन भी किया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वीर सिंह आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वीर सिंह आंदोलन किससे संबंधित था? तो संथाल जनजाति से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बिरसा आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति ने चलाया था? तो बिरसा आंदोलन किसने चलवाया था भाई? मुंडा जनजाति ने। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, झारखंड आंदोलन निम्न से किस क्षेत्र से संबंधित रहा है? झारखंड आंदोलन जो है वो छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वन में आग लगाकर उस पर खेती करना और भूमि के कृषि योग्य ना रहने पर अनियंत्र वन में आग लगा करके खेती करना, ये क्या कहा जाता? तो इसको हम किस प्रकार कृषि कहते भाई? इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्थानांतरित कृषि, यानी काटो एंड जलाओ बोलता है इसको, या तो फिर जो है काटो एंड जलाओ कृषि के नाम से इसी कृषि को जाना था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों की शिक्षा की उन्नति के लिए और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से ध्यान देना राज्य का कर्तव्य माना गया है? ये कहाँ पर बताया गया? तो ये भाग 4 के अनुच्छेद 46 में बताया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया भारतीय संविधान में, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया अनुच्छेद 46 में। ओके, ये बात है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में जो है प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में देवा में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की संख्या बताई गई है। कितनी बताई गई भाई? कितनी बताई गई है? देवा होगा कि गोवा होगा? यहाँ पर भारतीय संविधान में देवा में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की संख्या बताई गई है। गोवा होगा शायद मेरे ख्याल से, या फिर देख लीजिएगा देवा अगर कुछ पढ़ता तो। ये प्रश्न संदिग्धता में मेरे ख्याल से लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ लिख गया है। 212 ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। 212 इस करेक्ट आंसर है, तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी कुछ होगा। अगला प्रश्न, हालांकि उतना आएगा नहीं, बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे आगे है? जनजातीय, ये प्रश्न आ सकता है आपका। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा जो है राज्य आगे वो है मध्य प्रदेश, MP। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है जाति व्यवस्था को लेकर के प्रश्न है। प्रश्न क्या है बताइए? रेसेज। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न आपका है कि जाति व्यवस्था एक टूटी हुई सामाजिक संस्था है जो अपनी सेवाओं के पश्चात भारत के वातावरण को दुर्गंध से भर रही है। ये कथन किसका है? ये कथन DN मजूमदार का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। कथन क्या है कि जाति व्यवस्था एक टूटी हुई सामाजिक संस्था है जो अपनी सेवाओं के पश्चात भारत के वातावरण को दुर्गंध से भर रही है। ये कथन किसका है? ये कथन DN मजूमदार का है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है?
रहा था और रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में छपेगा, 100% छपेगा। आप लोग यहीं पर लिख लीजिए, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। माइलोनोवस्की का कथन है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विवाह का प्रमुख उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन विवाह का प्रमुख उद्देश्य है भाई? तो यौन इच्छाओं की संतुष्टि करना विवाह का परम उद्देश्य होता है, संतानों की उत्पत्ति करना ये भी उद्देश्य होता है, और परिवार का निर्माण करना ये भी उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ये सभी उद्देश्य। जब भी उद्देश्य पूछा है किसी भी मुद्दे का, कारण पूछा जाए, लाभ पूछा जाए, हानि पूछी जाए, किसी चीज़ के प्रबल समर्थक पूछे जाए कि कौन कौन से लोग समर्थक हैं, तो जब भी ऐसे प्रश्न आपके आएंगे तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो भाई ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बेस्टर मार्क के अनुसार बहुपद विवाह का सर्वप्रमुख कारण है। बेस्टर मार्क जो हैं विद्वान हैं बड़े, और बेस्टर प्रश्न क्या है आपसे? प्रश्न है कि बेस्टर मार्क के अनुसार बहुपति विवाह का सर्वप्रमुख कारण क्या है? असमान लिंग अनुपात, यानी जहाँ पर आप देखेंगे असमान लिंग अनुपात होगा, वहीं पर क्या होगा? जो है बहुपति विवाह का सर्वप्रथम जो है सबसे पहला कारण तो यही है कि असमान लिंग अनुपात है। सर्वप्रथम कारण पूछा गया इसलिए होगा, नहीं तो कम पैदावार और निर्धनता ये भी बहुपति विवाह का कारण होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बेटर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी लगाना इज राइट आंसर। ओके, तो ये बताइए, बेस्टर मार्क जो थे बहुपद विवाह की बात की, तो बहुपद विवाह यानी कि ऐसा विवाह जिसमें पत्नी तो एक हो लेकिन पति उसके कई हों। आप देखेंगे एक होता है भ्रातृक बहुपद विवाह और एक होता है अभ्रातृक बहुपद विवाह। जो भ्रातृक बहुपद विवाह होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें भाई भाई ही पति होते हैं। जैसे बड़े भाई के साथ अगर शादी होगी किसी लड़की की, तो बाकी जो 3-4 भाई और हैं, अगर मान लेते हैं जो भाई जितने भाई हैं, तो उसी में जो है अपना जो है करेंगे एडजस्टमेंट, मतलब कि वही बीवी जितना हक बड़े भाई का होगा उतने छोटे भाई का होगा उसमें। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, ये बहुपद विवाह होता है। बहुपत्नी विवाह भी होता है, यानी कि कई सारी पत्नियां होती हैं एक ही पुरुष की। जहाँ पर क्या होगा? असमान लिंग अनुपात, यानी कि पुरुषों की संख्या में महिलाएं कम है, वहाँ पर 5-5 लोग, 4-4 लोग, जो भी है भाई, सभी लोग एक ही में जो है एक प्रकार से गुजारा करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर विवाह से तात्पर्य उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में ही, मतलब कि अपने समूह में से ही विवाह का अस्थायी साथी, मतलब कि विवाह का साथी चुनना अनिवार्य होता है। प्रश्न क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि अंतर विवाह से तात्पर्य उस विनिमय से होता है, विनिमय मैंने समझौता, उससे होता है जिसमें अपने समूह से ही विवाह का साथी चुनना अनिवार्य होता है। अंतर विवाह, ये बताइए, अंतर विवाह ये किसने कहा था? ये डॉक्टर रिवर्स का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न है मुर्डाक द्वारा अंतर विवाह क्या होता है और अंतर विवाह क्या होता है? अंतर विवाह माने होता है कि जब एक ही, अंतर विवाह माने होता है कि जब क्या हो, अंतर विवाह में क्या होता है कि जो है एक जाति दूसरी जाति में विवाह कर ले तो अंतर जाति विवाह होती है। अंतर जाति विवाह क्या होता है कि जब एक ही जाति अपने ही जाति में विवाह करे तो उसको अंतर जाति कहते हैं। अगला प्रश्न, मुर्डाक के द्वारा उल्लिखित विवाह के उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो भाई मर्डाक के द्वारा उल्लिखित विवाहों के उद्देश्यों में कौन सा सत्य है? तो मर्डाक ने यौन संतुष्टि की उत्पत्ति, मतलब संतुष्टि बताई थी, असहयोग, आर्थिक असहयोग भी बताया था, बच्चों का पालन पोषण बताया था, संतान उत्पत्ति ये नहीं बताए थे इनका उद्देश्य। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जनजाति में बहुपति विवाही प्रथा का प्रचलन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाही का जो बहुपति विवाह जो है वो प्रथा अभी भी चल रही है? वो मुंडा जनजाति जो, उसमें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? भ्रातृक माने भाई भाई के साथ। तो टोडा जनजाति जो है वो लोग कहते हैं कि हम युधिष्ठिर के खानदान है और इसीलिए हम भ्रातृक बहुपति विवाह करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंतर विवाह और रूढ़िवादी, निम्नलिखित में से किसने अंतर विवाह को रूढ़िवादी और बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया है? अच्छा, एक अंतर विवाह ऐसे लिखा होता है, एक बहिर्विवाह ये भी होता है कि दूसरे जाति में विवाह करो तो उसको बहिर्विवाह कहते हैं। अंतर विवाह को आप देखेंगे, अंतर और अंता में पूछा जाएगा तो क्या होता है कि अपने गोत्र से, अपने जो जाति है उससे बाहर विवाह कर लो तो अंतर विवाह। लेकिन अंता विवाह जो होता है, अंता ना लेकर कहीं कहीं पर अंतर ही भी मिल जाता है आपको, तो उस अंतर का मतलब, जब बाहरी और अंतर के बारे में पूछेगा तो अंतर मतलब होता है अंतर अपनी जाति के अंदर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है कि किसने कहा था कि अंतर विवाह को रूढ़िवादी और बहिर्वादी को प्रगतिवादी बताया था? किसने बताया था? तो जो है समनर और केलर ने बताया था। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं आपके डॉक्टर के.एम. कपाड़िया। ऑप्शन डी में है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपद विवाह कहलाता है, यह कथन किसका है?
एक ही स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपद विवाह कहलाता है। कथन किसका है? ये डॉक्टर रिवर्स का कथन। किसका? डॉक्टर रिवर्स का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि जब एक पुरुष का एकाधिक स्त्रियों से विवाह होता है, जब एक पुरुष का एकाधिक स्त्रियों से यानी कि एक से अधिक स्त्रियों से विवाह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब एक ही पुरुष के दो तीन बीवियाँ हों, दो तीन जो है उसकी पत्नियाँ हों, तो उसको हम बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। और दो तीन पति हो कौनों के, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जो है बहुपद विवाह बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है, बताइए। तो ब्राह्मण कन्या का वैश्य कन्या से विवाह करना। ब्राह्मण कन्या अगर वैश्य लड़के से विवाह करती है, ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है, बिल्कुल है। अगर क्षत्रिय कन्या शूद्र के लड़के से विवाह करती तो ये भी प्रतिलोम विवाह ही है। वैश्य कन्या अगर शूद्र के लड़के से विवाह करती तो ये भी क्या है? ये भी मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या है? ये भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे प्रतिलोम विवाह है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, जब सभी भाई मिलकर के एक ही स्त्री से विवाह करते तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब सभी भाई मिलकर के एक ही स्त्री से विवाह करते तो उसे हम भ्रातुक बहुपति विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक समय में एक पुरुष के द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना क्या कहा जाता है? तो जब एक समय में एक पुरुष के द्वारा एकाधिक स्त्रियों से विवाह किया जाएगा तो उस प्रकार के विवाह को हम समूह विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में, तो आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है? तो निम्न में से किस जनजाति में भ्रातुक बहुपद विवाह की प्रथा का जो प्रचलन है, कौन सी जनजाति है जहाँ पर भ्रातुक बहुपद विवाह का प्रचलन है? तो वो है आपकी नागा जनजाति। ओके, नागा जनजाति में भी बहुपद मतलब भ्रातुक बहुपद विवाह का प्रचलन है। अगला प्रश्न है, धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? धर्म को कितने भागों में बांटा गया भैया? धर्म को 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है, धर्म के प्रभाव में कमी के कौन कौन से कारण है? तो धर्म का रूढ़िवादी स्वरूप जो है, इसी के कारण से लोग धर्म के प्रभाव में आप देखेंगे आजकल कमी हो रही है, क्योंकि रूढ़िवादिता नहीं खत्म करेंगे धर्म से तो धर्म गिरता जाएगा, कोई भी धर्म हो। अगला प्रश्न है, विशिष्ट धर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो विशिष्ट धर्म की अगर बात की तो ये विशिष्ट धर्म जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का आधार है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का आधार क्या है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे एक बार सभी लोग। ओके, चलिए भाई बताइए, सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का आधार है धर्म, कर्म, अर्थ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो प्रश्न क्या है कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का आधार है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का जो आधार है वो क्या है? धर्म ही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। पुरुषार्थ पूछे तो 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। ओके, चौथा मोक्ष है। जीवन का परम और चरम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आपका कौन सा होता है? यही होता है। ओके, अगला है, वर्ण धर्म के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वर्ण धर्म के जो है आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य? पहले कथन पढ़ते हैं, क्षत्रिय का धर्म पशुपालन करना है, ये सत्य है, बिल्कुल गलत है। क्षत्रिय का धर्म पशुपालन करना रक्षा करना है। अगला, क्षत्रियों का कर्तव्य समाज की रक्षा करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। वैश्यों का धर्म प्रजा की रक्षा करना, नहीं है, गलत है। वैश्यों का कर्तव्य अधिक से अधिक धन का संग्रह करना है, ये भी नहीं होता है, ये प्रतिपाल करें लोगों का। अगला प्रश्न है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में छपेगा, ईबी टायलर का कथन है ये कथन। ओके, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, टायलर बहुत कथन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, आएगा जरूर प्रश्न, याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि धर्म की क्रिया, किसने कहा कि धर्म क्रिया की एक विधि होती है और उसके साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी होती है? धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, ऐसा किसने कहा था? तो धर्म को एक जो है समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव किसने बताया? माइलोनोव्स्की ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला बस देखिएगा, दी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, धर्म की उत्पत्ति का प्रकारवादी सिद्धांत किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो इसको किया था जो है रेडक्लिफ ब्राउन और जेम्स फ्रेजर, दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए और सी दोनों, ए और बी दोनों करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अगर आपसे पूछेगा, और भी तमाम सारे प्रश्न हैं जो कि मैंने उसमें बताया, धर्म जो है
हृदयहीन का हृदय है, यह कथन किसका है? तो इमाइल दुर्खिम का ही है। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखा जाए, अगला प्रश्न आपके लिए कौन सा है भाई? अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया है जो कि, बताइए, संवैधानिक दृष्टि से पिछड़ा हो, या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो, या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो, या फिर बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना जाएगा जो कि शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हो और आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा हो। तो शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी, बी और सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी तो उस समय बीपी जो है, मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करी थी, जब प्रस्तुत करी थी तब के देश के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उसके बाद में आप देखेंगे तो बीपी मंडल स्वयं हुए थे, बीपी, ठीक है, बीपी सिंह। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम को पारित किया गया। इंदिरा गांधी के समय में सिफारिश की गई थी। एक बार फिर से बता दूं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी। मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन पूरा करने की अगर बात की है तो उसको किसने किया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह जी ने इसको पूरा किया था, ठीक है, 27% आरक्षण वाला। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम को पारित किया गया। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम को पारित किया गया, कब पारित किया गया था? जून 1995 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आरक्षण की 27% व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए कब से लागू कर दी गई? कब लागू की गई थी? तो दिसंबर 1993 से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। इसीलिए कहीं कहीं पर आपको 94 में मिल जाता है, लेकिन दिसंबर का महीना था तो 93 में ही मिले लगेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1970 ईस्वी में किस जिले में भूमि हथियाओ आंदोलन हुआ था? बताइए, प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में 1970 ईस्वी में किस जिले में भूमि हथियाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो जो है उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला पड़ता है, मेरे बगल में ही बस्ती जिला जो है, गोंडा के बगल में बस्ती है। अयोध्या जानते हैं आप लोग? अयोध्या जानते होंगे, तो अयोध्या के बगल में गोंडा है, गोंडा के बगल में बस्ती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पश्चिम बंगाल में होने वाला ये आंदोलन कृषकों से संबंधित था। पश्चिम बंगाल में होने वाला यह आंदोलन कृषकों से संबंधित था। कौन सा आंदोलन? खेड़ा आंदोलन, या नक्सलवादी आंदोलन, या तेभागा, या फिर बारडोली? तो पश्चिम बंगाल में होने वाला आंदोलन कृषकों से संबंधित था, नक्सलवादी आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पिछड़े वर्गों में उन जातियों को सम्मिलित किया गया है जो कि अनुसूचित जातियों से हैं। पिछड़े वर्गों में उन जातियों को सम्मिलित किया गया जो कि अनुसूचित जातियों से हैं। कौन सी अनुसूचित जातियों से? तो जो उच्च अनुसूचित जातियां हैं उनको पिछड़े वर्ग में रखा गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बेगार प्रथा को समाप्त घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में बेगार प्रथा को समाप्त घोषित किया गया भाई? किस में किया गया? तो अनुच्छेद 23 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पारित किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पारित किया गया 1948 में, यानी 1948 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए किसे आधार माना गया था? तो भाई किसे आधार माना गया था? भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग को, यानी पिछड़े वर्ग में कौन कौन लोग शामिल हुए, कौन सी जातियाँ, इसके लिए क्या आधार बनाया गया था? तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन जो था, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन था या आर्थिक? ऊपर एक प्रश्न मैंने बताया था, उसमें मैंने जो है शायद जो है आपको आर्थिक बोल दिया है क्या? लेकिन उसमें आर्थिक नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से उसमें आर्थिक आपका नहीं होना चाहिए। देखिए ये प्रश्न है, भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग उसे माना गया है जो कि शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हों। बिल्कुल करेक्ट है आपका बी ऑप्शन। और देखिए यहाँ पर मैंने डी आपको लगवाया था, लेकिन मैंने यहाँ पर ये बोल दिया सामाजिक दृष्टि से, वो नहीं हुआ सामाजिक दृष्टि से भाई। क्या होगा? सी वाला होगा, यानी आर्थिक दृष्टि से। एक मिनट, बी एंड सी या ए एंड बी? करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। ए होना चाहिए,
ए यहाँ पर जो है बी और ए और बी, ओके, ए और बी करेक्ट आंसर होना चाहिए, ए और बी, ओके। यहाँ पर देख लीजिएगा, इस सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हों और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े होते हैं उनको पिछड़े वर्ग में रखा गया था, ओके। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, डी कर दीजिएगा, यहाँ पर ए और बी ऑप्शन होगा। अब चलिए इस प्रश्न पर, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए किसे आधार माना गया था, तो सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को माना गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग के निर्धारण में आधार माना, काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग के निर्धारण में आधार माना, किसको माना था, व्यक्ति को, जाति को, परिवार को या व्यवसाय को, तो बताइए। काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग के निर्धारण में जाति को आधार माना था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पिछड़ापन निम्नांकित में से किसका लक्षण है, पिछड़ापन निम्नांकित में से किसका लक्षण है भाई, जाति का लक्षण है, ऑप्शन नंबर इसका बी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। प्रश्न आपसे पूछा गया कि अनुसूचित जातियों की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया। अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या जो अनुसूचित जातियों की रहती है वो कहाँ पर रहती हैं, उत्तर प्रदेश में। आप देखिए मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो अनुसूचित जातियों ने पूरा वोट दिया था उनको, इसलिए बनी थी। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की विधानसभाओं और पंचायतों में निम्न में से किस आधार पर स्थान, मतलब किस आधार पर स्थानों को सुरक्षित रखा गया है, योग्यता के अनुपात में या फिर संख्या के अनुपात में या कार्यों के अनुपात में, तो भाई संख्या के अनुपात में रखा गया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हालांकि प्रश्न आएगा नहीं। अगला प्रश्न है, अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए पिछड़ेपन का आधार माना गया है, ये प्रश्न आ सकता है। तो अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए पिछड़ेपन का आधार क्या माना गया है, जाति को माना गया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, कब लागू की गई भाई, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की, सॉरी क्या प्रश्न है, प्रश्न है कि भारत में केंद्र सरकार के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, कब लागू की गई थी, 1993 में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया, किसने किया भाई, बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं, आज 120 प्रश्नों की चर्चा करनी है, बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं, कुछ ही प्रश्न आपके बचे हुए हैं। आप सभी लोग बने रहिए, इसकी वीडियो को मत करिएगा, सभी लोग जो है सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। सोशियोलॉजी का यह एक प्रकार से मॉडल पेपर है, बीए सेकंड सेमेस्टर की क्लास हो रही, ओके। तो अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण उत्थान के लिए 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था भाई, तो इसमें से महात्मा गांधी जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई, कब की गई थी, तो 1971 में, कब की गई, 1971 में, ऑप्शन नंबर डी दिया 1971, करेक्ट आंसर होगा आपका 1971। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में अनुसूचित जातियों को कहा जाता रहा है, भारत में अनुसूचित जातियों को क्या कहा जाता रहा है, तो भाई भारत में अगर बात की है तो इनको हम लोग अन्य मतलब अति पिछड़ी जातियाँ या फिर दलित जातियों के नाम से भी जानते थे। अनुसूचित जातियों को अति पिछड़ी जो जातियाँ हैं या जो दलित जातियाँ इन्हीं को बोलते, तो ए और सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए यानी अति पिछड़ी जातियाँ और दलित जातियाँ, ए एंड सी सही है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, भारत के केरल राज्य में निम्नलिखित में से कौन एक अल्पसंख्यक समुदाय है, मतलब नहीं है। प्रश्न बड़ा अच्छा है, भारत के केरल राज्य में निम्नलिखित में से कौन एक अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है, हिंदी भाषी समुदाय, तेलुगु भाषी समुदाय या मलयालम भाषी समुदाय या फिर तमिल भाषी समुदाय, तो भाई वहाँ पर मलयालम भाषी लोग ज़्यादा है तो इसीलिए वो अल्पसंख्यक में नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, मलयालम भाषी समुदाय। अगला प्रश्न है, भारत में नागालैंड, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों में किसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा, ईसाइयों को, हिंदुओं को या फिर इन दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो भारत में नागालैंड, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं इसमें हम हिंदुओं को वहाँ पर क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक बोलेंगे, ओके, अल्पसंख्यक हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जिस समुदाय की संजातीय यानी कि जो है एथनिक विशेषताएं सबसे अधिक जनसंख्या वाले समुदाय से भिन्न होती हैं, भारत में उसे कहा जाता है, तो बताइए। प्रश्न है कि जिस समुदाय की संजातीय विशेषताएं सबसे अधिक जनसंख्या वाले समुदाय से अलग होती हैं
भारत में उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अल्पसंख्यक समुदाय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, अपवित्र और घृणित समझे जाने वाले पेशों के आधार पर शूद्र, अंत्यज, अछूत, दलित, दस्यु, चंडाल मानी जाने वाली अनुसूचित जातियां देन हैं। बताइए, प्रश्न है आपके समक्ष है कि जो है अपवित्र और घृणित समझे जाने वाले पेशों के आधार पर, यानी शूद्र, अंत्यज, अछूत, दलित, दस्यु, चंडाल, ये सब जो जातियां मानी जाती हैं, ये किसकी देन है? वर्ण व्यवस्था की, या वर्ग व्यवस्था की, या आश्रम व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की? तो ये सब जाति व्यवस्था की देन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लास्ट स्लाइड आपके समक्ष आ चुकी है। इसमें भी हम लगभग 10-12 प्रश्न आपके बचे हुए होंगे, वो होंगे इसमें, और वो करवाने का प्रयास रहेगा। ओके, चलिए, प्रश्न आपके समक्ष क्या है? प्रश्न आपके समक्ष क्या भाई कि रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कृति के लेखक कौन है, अथवा रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। तो इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जातीय नियमों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है। प्रश्न है कि जातीय नियमों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है, ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम मुखिया के द्वारा, या फिर जातीय पंचायत के द्वारा, ये सभी के द्वारा। तो भाई जो है जातीय का अगर नियम आप तोड़ेंगे तो जाति पंचायतों की अवहेलना करेंगे तो जाति पंचायत इसको देखेगी। ऑप्शन नंबर इसका एक सी करेक्ट होगा। ठीक, जातीय पंचायत के द्वारा। अगला प्रश्न, जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से, जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से चाहे जितना आगे बढ़ जाए, किंतु उसकी सामाजिक स्थिति में कुछ परिवर्तन हो ही जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या अत्यधिक परिवर्तन होता है? तो बताइए, जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से चाहे जितना आगे बढ़ जाए, किंतु उसकी समाज की स्थिति में कुछ परिवर्तन ही हो जाता है, कुछ परिवर्तन ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्थिति के दो प्रमुख आधार माने जाते हैं। सामाजिक स्थिति के दो प्रमुख आधार माने जाते हैं, धर्म, जाति व धर्म, या परिस्थिति व समूह, जाति या वर्ग और संप्रदाय? बताइए। तो सामाजिक स्थिति के दो प्रमुख आधार जो माने जाते हैं वो कौन है? जाति और वर्ग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जाति च्युति, च्युत माने होता है हटाना। जाति च्युत व्यवस्था, जाति च्युत जाति व्यवस्था का उत्पाद है। जाति व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए अतिरिक्त अन्य किसी तरह जाति च्युत को मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती। यह कथन किसका है? ये कथन कहने वाले जो विद्वान है वो नेहरू जी हैं। कौन है? नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जाति को विस्तृत नातेदारी समूह के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन से हैं? जाति को विस्तृत नातेदारी समूह के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान का नाम है इरावती कर्बी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, जाति एक बंद वर्ग है, बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन बी है, जाति एक वर्ग आनुवंशिकता पर आधारित होता है। जाति एक वर्ग है जो कि आनुवंशिकता पर आधारित होता है, तो हम उसे जाति, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं। ये कथन भी है, जाति एक बंद वर्ग है, ये भी एक कथन है, एक विद्वान ने कहा है, और दोनों विद्वान ने कहा वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैंने इसको बार बार बताया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, ये भी करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है। अगला, प्रत्येक जाति अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह नहीं कर सकती है। ये जो है कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे थोड़ा सा डिबेट करेगा। प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया कि जाति की, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यही कथन मेरे ख्याल से असत्य लग रहा है। जाति वैसे प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है, यानी कि जैसे आप पैदा हुए जिस जाति में, आपके पिताजी जिस जाति के, तो आपको टाइटल मिल गया कि आप उसी जाति को। तो ऑप्शन नंबर इसका ये भी सही है, तीसरा वाला, मतलब कि चौथा वाला, बट यही थोड़ा सा गलत लग रहा है और यही पूर्ण रूप से गलत भी है आपका। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक जाति अपनी जाति या उपजाति में विवाह नहीं कर सकती। इस प्रकार से इसमें जो है जो बताएगा ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न, जाति की उत्पत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? जाति की उत्पत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है सिद्धांत नहीं है? भारतीय संस्कृति का सिद्धांत ये नहीं है ही भाई। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट होगा, मतलब कि ये करेक्ट है लेकिन जो है गलत बताएगा। व्यावसायिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जाति प्रथा की उत्पत्ति के राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रश्न है कि जाति की उत्पत्ति के, प्रश्न है आपका कि जाति प्रथा की उत्पत्ति के राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो उसके प्रतिपादक हैं आबे डुबाय। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था का प्रकार नहीं है? तो आर्थिक प्रगति में बाधा जो है
यही जो है ये प्रकार नहीं है। बाकी व्यवसाय का निर्माण, श्रम विभाजन, सामुदायिकता, सामुदायिक भावना जो है या एकता, ये सब है। ओके, जाति व्यवस्था का प्रकार ये सब है। बाकी आर्थिक प्रगति में बाधा, ये जातिवाद जो है ये प्रकार नहीं है उसका। अगला प्रश्न, जाति प्रथा के प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक कौन है? जाति प्रथा का जो प्रजातीय सिद्धांत है उसके समर्थक कौन है भाई? एन.के. दत्ता जी हैं, जी.एस. घुरिये भी हैं और डॉक्टर मजूमदार भी है। ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा। तो जाति प्रथा के प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? एन.के. दत्ता, जी.एस. घुरिये, डॉक्टर मजूमदार, ये सब है। ओके, इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम सारे प्रश्नों को समझा। अगर आपसे पूछे वर्ग सिद्धांत की व्याख्या किसने करी थी, तो कार्ल मार्क्स ने करी थी। ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो पी.एच. प्रभु है। आपसे पूछेगा कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जी.एस. घुरिये की पुस्तक है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, किसने लिखा है? के.एम. कपाड़िया ने लिखा है। ओके, द थियरी ऑफ लेजर क्लास, बेवलन ने लिखा है। विलासी वर्ग, ये कहते जो है बेवलन ने लिखा है। तो इस प्रकार से ये तमाम सारी पुस्तकें थी जो कि मैंने आपको बता दी, और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों ने देख लिए। तो इस प्रकार से आपका यहीं पर लेक्चर समाप्त होगा और हम भी चलेंगे, आप लोगों से विदा लेंगे। एक बार वीडियो पसंद आए तो फटाफट से एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने, ताकि कोई भी दिक्कत हो कोई भी दिक्कत उनको ना हो कि पढ़ना कैसे कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ों को लेकर के। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, सभी दोस्तों से अपने करवा दीजिएगा। 10-10 फ़ोन से आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। ओके, चलिए फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। एक बार सभी लोगों को गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय 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 बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक। आपकी परीक्षा अच्छी हो, आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिएगा सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।